हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनाइड एंड ट्रांजिशन मेटल। यानी कि आपने डिफरेंस करना है कि लेंथेनाइड में कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से बनते हैं और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से बनते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक रेडियाई। 4F में आपका आयनिक रेडियाई कितना होगा 106 टू 85 पिकोमीटर, वेर एज 3D में आपका आयनिक रेडियाई हो जाएगा 75 टू 60। यानी कि आप क्या देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का जो साइज़ है वो 4F में ज़्यादा है और 3D में सेंट्रल मेटल एटम का जो साइज़ है वो कम है। और हमने पढ़ा था कि अगर मेटल का साइज़ बड़ा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ ज़्यादा अटैच करेंगे तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और जहाँ पे मेटल एटम का साइज़ छोटा होगा उस केस में आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कम है वो कम हो जाएगा। सो 3D के अंदर मेटल का साइज़ छोटा है जिसकी वजह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम। और 4F में मेटल का साइज़ बड़ा है तो उस केस में आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सो 4F में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा 6, 7, 8 और 3D में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और 6। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो 4F है वहाँ पे आपका टिपिकल पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे। जैसे आपका हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है तो मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो आपके पास स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि आपके पास अलग तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जबकि 3D में आपके पास तीन ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वही प्रीडोमिनेट रहेंगे। दैट इज़ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल, और अगर आपके पास क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर बन सकता है स्क्वायर प्लेनर। सो 3D में आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। वेरेज 4F में आपके पास जो स्ट्रक्चर होंगे वो होंगे आपके पास ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एंड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न। सो बॉन्डिंग पैटर्न 4F में क्या होगा, देखिए लिटिल मेटल लिगेंड ऑर्बिटल इंटरेक्शन। क्या है कि मेटल का साइज़ बहुत बड़ा है, लिगेंड बहुत सारे अटैच हैं, तो मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है वो उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होगा। और जो इंटरेक्शंस होंगे वो कैसे इंटरेक्शंस होंगे, वो आयनिक इंटरेक्शंस होंगे। और आयनिक इंटरेक्शंस हमेशा कैसे इंटरेक्शंस होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इंटरेक्शंस होते हैं, तभी वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर 3D की बात करें तो 3D में आपका क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, इफेक्टिव इंटरेक्शंस होंगे। और इफेक्टिव इंटरेक्शन मीन्स एक तरह से कोवलेंट इंटरेक्शंस होंगे। और कोवलेंट इंटरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम हो जाएगा। अगर बॉन्ड की डायरेक्शन की बात करें तो आयनिक बॉन्ड कैसे होंगे, ऑलमोस्ट डायरेक्शनलेस, वेर एज जो आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, आपके डायरेक्शनल बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें कि किस तरह के बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ होंगे, देखिए अगर आयनिक बॉन्डिंग है तो आयनिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लीगेंड। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहीं पे आपके आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और नेगेटिव सबसे ज़्यादा एलिमेंट है आपका फ्लोराइड, आफ्टर दैट आपके एक्वा कॉम्प्लेक्सेस तो हो जाएगा फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, आफ्टर दैट वाटर। बट अगर हम बात कर रहे हैं कोवलेंट की तो वहाँ पे जो आपका कोवलेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो कोवलेंसी आपकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले आएंगे आपके पास पाईएसिड लिगेंड, उसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका फ्लोराइड। यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो एकदम से रिवर्स हो जाएगा जब आपके कोवलेंट बॉन्ड होंगे। 4F में आपका जो लिगेंड होगा वो रैपिड एक्सचेंज होगा क्योंकि आपके पास किस तरह की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है। लेकिन अगर आप कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो वहाँ पे आपका रैपिड लिगेंड एक्सचेंज विल नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स से आप बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। डीपीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इन पॉइंट्स में से बहुत देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और सबसे पहली बॉन्डिंग थ्योरी है हमारे पास VBT, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है कि कौन से आपके एक्शियल होते हैं, कौन से नॉन एक्शियल होते हैं। सो डी में DZ² और DX² - Y² एक्शियल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डी ऑर्बिटल में कौन से डी ऑर्बिटल आपके एक्शियल होते हैं और कौन से नॉन एक्शियल होते हैं। सो DZ² एंड DX² - Y² आपके एक्शियल लिगेंड होते हैं, वेरस DXY, DYZ, DZX ये आपके नॉन एक्शियल होते हैं। और P में आपका PXY तो वो आपके तीनों के तीनों ही आपके एक्शियल ऑर्बिटल होते हैं। सो VBT शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड। कि आपके पास क्या होगा, मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स होंगे और उन ऑर्बिटल्स में आपके क्या है, लिगेंड के ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड का ऑर्बिटल क्या करेगा, मेटल के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और आपका वहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास मेटल ऑर्बिटल है, लिगेंड के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जब वो मेटल के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा एक्चुअली में, कि देने वाली एक स्पीसीज है बट शेयर करने वाले 2 लोग हैं। तो दे कौन रहा है, लिगेंड, लेकिन शेयर कौन कर रहा है, मेटल और लिगेंड दोनों ही शेयर कर रहे हैं। तो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड जो पोस्टुलेट है, दैट इज मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल आयन जनरली डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह का होगा उसी तरह का आपका ज्योमेट्री बनेगा कॉम्प्लेक्स का। थर्ड वन इज अवेलेबल ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए किस तरह के ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, n-1d इनर डी हो सकता है आपका, ns np एंड nd मीन्स आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर आपका n-1d और nd ऑर्बिटल शुड बी मिक्सड इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। अब कौन सा ऑर्बिटल आपका यूज होगा, n-1d ऑर्बिटल यूज होंगे या आपके nd आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा, ये डिपेंड करेगा आपके ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल पे। वो किस तरह से, देखिए इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2d। तो यहाँ पे d के 2 ऑर्बिटल है आपके पास जो एक्सियल हैं, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, हमने पढ़ा था जहाँ पे भी हम स्क्वायर वर्ड यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमेशा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। सो अगर स्क्वायर प्लेनर है और d है तो कौन सा d यूज होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल में क्या है आपके पास sp3d2। अब d2 में क्या है, 2 हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल है, दैट इज dz स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उस केस में आपके पास d के ऑर्बिटल हो जाएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज दी, आपके पास है, अरे ये हम जो हमने टेबल है वो हमने डीपीपी में डिस्कस किया था कि आपके पास किस ज्योमेट्री में किस तरह का ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेशन करेगा। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लीनियर है, लीनियर में हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp, तो p का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज pz। ट्रायगोनल प्लेनर sp2 p2, कौन से 2 p होंगे, px एंड py। टेट्राहेड्रल sp3 p3 है मतलब px py pz। स्क्वायर प्लेनर sp2d, p2 कौन होगा, px और py, और d क्या होगा, जहाँ पे भी स्क्वायर वर्ड होगा, स्क्वायर वर्ड यूज करेंगे, कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल tbp नॉर्मल sp3d, याद रखना है यहाँ पे स्क्वायर वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो कौन सा डी है, dz स्क्वायर। और स्क्वायर पिरामिडल की बात आ जाएगी तो स्क्वायर में कौन सा हो जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। sp3d p के तीनों यूज हो जाएंगे, px py pz, और d का यूज होगा आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। यानी कि अगर आपके पास क्या है, यहाँ से आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करके आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास है म्यू इज इक्वल टू जी जे इंटू रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1। तो ये क्या है, ये टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है, दोनों चीज़ें हैं आपके पास, यानी कि स्पिन प्लस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ से जी जे का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जी जे इज इक्वल टू 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 डिवाइड बाई 2j इंटू जे प्लस 1। तो ये इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप जी जे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 से, ठीक है। और ये क्या है आपका टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है आपके पास यहाँ पे कि अगर आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, जैसे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्वेंच्ड, मीन्स एल की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस केस में जे किसके इक्वल हो जाएगा, एस के। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0 हो जाएगी और जे हो जाएगा आपके एस के। तो जहाँ एस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, स्पिन ओनली, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 2 एस इंटू एस प्लस 1 का रूट। और यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है अगर मैं उसको एन से रिप्रेजेंट करूँ तो एस हो जाएगा n/2। अब म्यू इज इक्वल टू 2 एस की वैल्यू रखो n/2 इंटू n/2 प्लस 1 का रूट। तो म्यू स्पिन क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 2। पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्पिन ओनली में आप वैल्यू याद रखेंगे n इंटू एन प्लस 2 का रूट।
ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको निकालना है टोटल तो वो हो जाएगा GJ इंटू रूट ऑफ J इंटू J+1, ठीक है, वेयर GJ कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 प्लस S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 प्लस J इंटू J+1 डिवाइड बाई 2J इंटू J+1, ठीक है। चलिए, तो और हमारे पास स्पिन ओनली आ गया, दैट इज n इंटू n+2 का रूट, ठीक है, n इंटू n+2 का रूट। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर dx² - y² एंड dz² दैट इज एक्सियल ऑर्बिटल जनरली गो फॉर हेड टू हेड ओवरलैपिंग। देखिए, जो एक्सियल आपके पास ऑर्बिटल होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जाएंगे, यानी कि एक्सियल इंटरेक्शन करेंगे। और अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा किस तरह के बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। वेयर एज आपका जो dx, dy, dz होगा वो नॉन एक्सियल है, तो वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे एंड फॉर्मेशन करेंगे पाई बॉन्ड का। तो आपने याद रखना है dz² एंड dx² - y², क्योंकि वो एक्सियल ऑर्बिटल है तो एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। वेयर एज आपका जो dxy है, dyz है और dzx है वो नॉन एक्सियल है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल जो अवेलेबल होगा वो अभी हमने पढ़ा था, कौन सा होगा, n-1d, ns, np और आउटर nd ऑर्बिटल। अगर आपका यूज़ हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में n-1d, ns और np, यानी कि अगर अंदर वाला d यूज़ हो रहा है, अंदर वाली d शेल यूज़ हो रही है, तो हमेशा आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसे होंगे, आयनिक नेचर के, इनर ऑर्बिटल हमेशा कोवलेंट नेचर के होंगे, इनर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका sp3d2 यानी कि बाहर वाली d यूज़ हो रही है तो आपके हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा आयनिक इन नेचर के होंगे, ठीक है। क्या बोला, अगर n-1d अंदर वाली d यूज़ हो रही है तो आपके पास इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे आपके कोवलेंट नेचर के। ये इससे रिलेटेड आपका स्टेटमेंट मिलेगा आपको डीपीपी में, जब आप डीपीपी डिस्कस करेंगे। और जब हम sp3d2 बाहर वाली d शेल में यूज़ कर रही हूँ तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो बनेंगे मेरे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो आयनिक नेचर के होंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है D0 से D कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपके पास D में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि अंदर वाली 2 डी जो है वो खाली है। और अगर वो खाली हैं तो ऑर्बिटल जो लिगेंड होगा वो अंदर वाली डी में इलेक्ट्रॉन को फिल करने की कोशिश करेगा। तो अंदर वाला डी अगर यूज़ हो रहा है तो आपका n-1d शेल यूज़ होगा और उस केस में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी D2sp3, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नेचर हो जाएगा कोवलेंट, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है TiF6 2-, तो टाइटेनियम +4 में है, +4 में टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 22, तो क्या हो जाएगा आर्गोन 18 3d2 4s2, तो 4 है तो इनके डी के भी दोनों चले गए और एस के भी दोनों चले गए, तो डी बिल्कुल खाली है, तो अंदर वाली डी यूज़ करेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। और ये कैसे होंगे आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नेचर होगा कोवलेंट, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स भी हमने बहुत बार स्टडी किया है। जिरकोनियम Me6 2-, जिरकोनियम +4 में है, +4 में तो अगेन D0 है और जिरकोनियम मेटल यूज़ किया है और 6 लिगेंड है, तो कौन सी शेप बनेगी, ट्रायंगल प्रिज्मेटिक। बहुत बार स्टडी किया है हमने, क्योंकि अगर डी का होगा, अगर डी की मेटल है तो हमारे पास क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। बट अगर डी की मेटल नहीं है, 4d और 5d की मेटल है, तो उस केस में हमारे पास स्पेशल ज्योमेट्री बनेगी। और स्पेशल ज्योमेट्री में जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसमें हमारे पास 3 ज्योमेट्री थी। कोऑर्डिनेशन 6 को हमने याद किया था पोर्ट से, POT, P फॉर प्लेनर हेक्सागन, O फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड T फॉर ट्रायंगल प्रिज्मेटिक। प्लेनर हेक्सागन एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्टाहेड्रल बनेगा 3D के केस में, ये 3D की मेटल नहीं है, तो एक ही ज्योमेट्री बचती है हमारे पास, दैट इज ट्रायंगल प्रिज्मेटिक, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि M क्या है, लार्ज एनायनिक लिगेंड है, तो बाइट-एंगल भी क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। उसके बाद बात करें D1 सिस्टम की, D1 सिस्टम में भी अंदर वाले D खाली है, तो अंदर वाले D को यूज़ करेगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कोवलेंट नेचर हो जाएगा। D2 में भी क्या है, अंदर वाली D खाली है, अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कोवलेंट इन नेचर। और D3 में भी अंदर वाली हमारी दोनों जो 2 D ऑर्बिटल है वो खाली है, तो अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कोवलेंट इन नेचर होगा। D8 और अगर D10 वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो देखिए अंदर वाले D ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो सिर्फ बाहर वाले D बचते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को ही
प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। D8 और D10 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो हमेशा इनर वाले शेल क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं तो बाहर वाली D ही बची है, तो उस केस में हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस नेचर का होगा, हमेशा आयनिक नेचर का होगा, ठीक है। अब जो मेरे पास जैसे एग्जाम्पल है आपके पास निकल वाटर 6 2 पॉजिटिव, तो निकल क्या है यहाँ पे +2 में है, तो +2 में है यानी कि D8 है, D8 है तो क्या बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉपर भी किस में है, कॉपर +2 में है, +2 में क्या हो जाएगा D9 है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जिंक अगेन क्या है +2 में, दूसरा हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि जिंक +2 में है, D10 है। और हमने पढ़ा था कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ही आपके प्रेफरेबल होंगे। अब हमारे पास केस बचता है D4 और D7 का, जहाँ पे आपके ज्योमेट्री अलग अलग ज्योमेट्री बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि मेरा जो लिगेंड है वो इनर वाली शेल को यूज़ करेगा या वो आउटर वाली शेल को यूज़ करेगा, और यहीं पे आपका केस अराइज होगा कि पेयरिंग कब होगी और पेयरिंग कब नहीं होगी, ठीक है। सो D4 और D7 में क्या होगा, attraction and expansion of orbital corresponding to ligating atom generally decide the tendency to form the inner orbital complex और outer orbital complex। यानी कि आपके लिगेंड की अट्रैक्शन और एक्सपेंशन पावर डिटरमाइन करेगी कि उस केस में अंदर वाली डी शेल यूज़ होगी या बाहर वाली डी शेल आपकी यूज़ होगी। केस बहुत इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा मज़े लेके सुनना। क्या है आपके पास कि अगर मेरे पास इस तरह का लिगेंड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डीपीपी में ऑलरेडी आ चुका है जो हमने स्टडी किया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर मेरे पास लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सपोज़ मेरे पास फ्लोराइड लिगेंड है, तो आपको पता है F नेगेटिव क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके लिगेंड का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड साइज़ है। अंदर वाली जो N-1D है उसका साइज़ भी कैसा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लेकिन जो बाहर वाली डी है उसका रेडियल एक्सपेंशन ज़्यादा है और अंदर वाली डी का रेडियल एक्सपेंशन कम है, और आपका जो लिगेंड है वो लिगेंड आपका बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो अगर आपके लिगेंड का साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो वो कॉम्पैक्ट के साथ मैच नहीं कर पाएगा, उसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे एक्सपेंशन ज़्यादा हो, और एक्सपेंशन ज़्यादा कहाँ है, जो बाहर वाली डी शेल है। तो यानी कि आपका जो फ्लोराइड होगा वो N-1D को यूज़ ना करके ND को यूज़ करना प्रेफरेबल करेगा, और उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो होंगे आपके आयनिक नेचर के। तभी तो आपका जो फ्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, और वीक फील्ड लिगेंड हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को प्रेफरेबल करते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड क्यों है, क्योंकि उसका खुद का साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसीलिए वो कॉम्पैक्ट साइज़ के N-1D के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, वो ND के साथ ओवरलैप करेगा जहाँ पे रेडियल एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है लिगेटिंग एटम। अगर आपकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि आपका अब जो लिगेंड है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, यानी कि उसका साइज़ क्या है, ऑलरेडी एक्सपेंडेड साइज़ है, तो एक्सपेंडेड के साथ ना जाके कहाँ पे जाएगा, कॉम्पैक्ट के साथ। और कॉम्पैक्ट कौन सी शेल है, N-1D, ठीक है। तो उस केस में आपका कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाएगा, कोवलेंट नेचर के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या है, जैसे मेरे पास CO है, साइनाइड है, तो ये किस तरह के लिगेंड है, ये सॉफ्ट नेचर के लिगेंड है, ठीक है। इनके खुद के साइज़ क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम इनको बोलते हैं कि इनके पास डिफ्यूज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से इनका जो खुद का स्ट्रक्चर है या इनका जो खुद का डी है वो कैसी है, काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज़ है। तो डिफ्यूज़ है यानी कि रेडियल एक्सपेंशन ज़्यादा है, दैट इज़ वाई ये किसकी तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह पेयरिंग करवा देते हैं, और N-1D शेल को यूज़ करके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो आपके कोवलेंट नेचर के होते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोवलेंट नेचर का होगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा डीपीपी के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब प्रेफरेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और OOC दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन D4 to D7 कंडीशंस क्या होंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इफ लिगेटिंग एटम साइट इज मोर कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द लिगेटिंग साइट देन इट ओवरलैप विद द ND ऑर्बिटल रेदर देन N-1D ऑर्बिटल बिकॉज ND ऑर्बिटल हैव मोर रेडियल एक्सपेंशन देन N-1D and more effectively overlap with constricted ligand fluoride and oxide, then outer orbital complex are formed that are weak
फील्ड लिगेंड, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। लेकिन अगर आपके पास किस तरह के लिगेंड है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, N-1D को यूज़ करेंगे। और जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा है वो हमेशा क्या करेगा, ज़्यादा रेडियल एक्सपेंशन वाले ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी कि बाहर वाली ND को यूज़ करके वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो आपके आयनिक नेचर के होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है क्रोमियम वाटर 6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्रोमियम +2 है यानी कि D4 है, और हमारे पास जो लिगेंड है वो कौन सा है, वाटर। तो वाटर क्या है, अब यहाँ पे D4 है, वाटर क्या काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, आयनिक नेचर के, और आयनिक नेचर मीन्स लेबाइल नेचर, जहाँ पे आप लिगेंड को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबाइल नेचर का हो जाएगा। देखिए क्रोमियम +2 में है, डी में 4 है, तो डी में 4 आ चुके हैं, तो 1 2 3 4 एक ही शेल बचती है मेरे पास, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है और +2 में है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, यानी कि मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्टेड साइज का नहीं है, और वाटर आपका लिगेंड है, तो वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को प्रेफरेंस करेगा। ठीक है, ये आपका सीरीज भी होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगेंड आपका वीक होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आप वाटर को देखिए, क्रोमियम +2 में है, वाटर में लिगेटिंग साइट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खुद क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड, और अगर इसका खुद का स्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो ये कौन से डी को यूज़ करना प्रेफरेबल करेगा, N-1 को या ND को। N-1 को तो कर नहीं सकता क्योंकि वो भी कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट किसके साथ जाएगा, एक्सपेंशन के साथ। एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिहेविंग लाइक अ वीक फील्ड लिगेंड, और आपके पास लेबाइल और आयनिक तरह के कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इसका क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आयनिक इन नेचर होगा और लेबाइल होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ द लेक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एट लिगेटिंग साइट, सो ओवरलैप विद द N-1D ऑर्बिटल एंड फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे आपके पास साइनाइड है, तो साइनाइड में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Fe जो है वो आपका +3 में है, तो ये क्या करवाएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, N-1 को यूज़ करते हैं, और अगर उसको N-1 को यूज़ करना है तो उसको पेयरिंग करवानी पड़ेगी, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। अंदर वाली डी खाली है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोवेलेंट इन नेचर होगा, और ये इनर्ट होंगे, लेबाइल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्ट ट्रेंड में क्या होगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D to 5D then the chance of formation of inner orbital complex increases because it is considered that ND orbitals are so diffused that they do not effectively overlap with the donor orbital, so heavier congeners atom preferred inner orbital complex। क्या बोल रहे हैं कि आप अगर 3D से 4D से 5D जा रहे हैं, यानी कि अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, आपके हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मैं निकल की फैमिली लूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, निकल, उसके बाद हमारे पास आएगा पैलेडियम, पैलेडियम के बाद हमारे पास आएगा प्लेटिनम। और हमने पढ़ा था पैलेडियम और प्लेटिनम में हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और निकल जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो आपके आउटर डी जो है वो आपका पार्टिसिपेशन करती है, और अगर आपका आउटर डी पार्टिसिपेशन कर रहा है तो आउटर डी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ है। और अगर मेरी आउटर डी का शेप या स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ है, यानी कि वो ओवरलैपिंग फिर अच्छे से नहीं कर पाएगी, और अगर वो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं कर पाएगी तो उस केस में आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो यानी कि अगर आपके मेटल को कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसको आउटर डी ना यूज़ करके N-1D यानी कि इनर वाली डी को यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएगा।
और यही आपका रीज़न होता है कि जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे होते हैं तो उस केस में आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है एज कंपैरिजन टू द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो उस केस में क्या होगा कि जब आप 3D से 4D से 5D आएंगे, सो 4D और 5D के केस में हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल के लिए जो एनडी ऑर्बिटल है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ हो चुका है, और वो इतना ज़्यादा डिफ्यूज़ हो चुका है कि वो प्रेफर्ड या इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, और इसीलिए वहाँ पे एनडी का ऑर्बिटल यूज़ नहीं होगा बॉन्डिंग के लिए। बॉन्डिंग के लिए हमेशा n-1d इनर ऑर्बिटल जो होगा वो यूज़ होगा, और आपके पास हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे जो आपके कोवलेंट नेचर के होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है Fe वाटर 6 3 पॉजिटिव एंड आपके पास है यहाँ पे Ra वाटर 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोनों सेंट्रल मेटल जो हैं आपके वो +3 में है, वाटर लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन अगर आप Fe की बात कर रहे हैं तो Fe में क्या बन रहा है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जो आपका Ra है, Ra क्योंकि वो 4D में चला जाएगा, 4D में जाते ही वो क्या हो जाएगी, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, तो उस केस में आपके IOC टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है। चार्ज की अगर हम बात करें, सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, उतना ही ज़्यादा अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो अंदर वाली n-1d खाली हो जाएगी। अगर वो खाली है तो लिगेंड बाहर वाली D को यूज़ ना करके अंदर वाली D को यूज़ करना प्रेफर करेगा, और उस केस में हमेशा आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो हैं वो बनेंगे। तो मेटल में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके बनेंगे जो कोवलेंट नेचर का होगा। ठीक है। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके पास है कोबाल्ट वाटर, कोबाल्ट CONH3 2 पॉजिटिव एंड CONH3 3 पॉजिटिव। तो एक में आपके कोबाल्ट पे +2 चार्ज है और दूसरे कोबाल्ट में आपके पास +3 चार्ज है। तो ज़्यादा चार्ज किसके पास है, +3, यानी कि +3 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे हमेशा इनर ऑर्बिटल टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और आपका जो +2 है वहाँ पे आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वहाँ पे जो अमोनिया है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, +3 में अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और वहाँ पे +3 में आपके कोवलेंट नेचर होगा जो इनर्ट होगा, और +2 में आपका लेबाइल नेचर होगा। ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जनरली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, and the magnetic behavior resulted from the unpaired electron is helpful in deciding that which orbital would participate in bonding। क्या है यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वही तरीका बार बार हम यूज़ कर रहे हैं कि 3D के केस में जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो क्वेंचड हो जाता है, तो L की वैल्यू हो जाती है 0। उस केस में जो J है वो S के बराबर हो जाता है, और म्यू हो जाता है आपका N × N+2 का रूट। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ स्पिन ओनली, यानी कि स्पिन का कंट्रीब्यूशन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। बट ये किसका पर्सपेक्टिव है कि हमेशा स्पिन का होगा, ये इस पर्सपेक्टिव है आपका VBT का। VBT क्या कहती है कि 3D सीरीज़ में आपका जो है वो स्पिन कंट्रीब्यूशन रहेगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, ये 3D का पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर हम CFT के पर्सपेक्टिव से सोचें तो CFT कहता है कि 3D में भी आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस होगी कि किस तरह की D कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा। और वो कंडीशन क्या है आपका, वो कंडीशन है आपका इन केस ऑफ CFT इट इज़ कंसीडर्ड दैट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट also occur in this 3D series, and generally it occurs when asymmetry filling of T2G will takes place। अगर आपके T2G में asymmetric filling है, asymmetric filling मीन्स सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। T2G में आपके पास नीचे क्या रहेंगे 3 और EG में आपके पास 2। तो अगर आपके 3 में क्या है, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, अगर मैं 3 करूँ तो क्या हो जाएगा 1 1 1 सिमेट्रिकल आ गया, हाफ फिल्ड हो गया, तो वो नहीं चलेगा। 4 हो जाएगा तो अनसिमेट्री आ जाएगी, 5 आ जाएगा तो अनसिमेट्रिकल फिलिंग आ गई, यानी कि 1245 से आप याद रखो कि अगर आपका T2G क्या है 1245 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका वहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, L की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है। तो वहाँ पे स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों तरह का मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक बार और रिपीट करती हूँ, 3D के केस में VBT कहता है 3D के केस में L की वैल्यू 0 है, यानी कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंच्ड हो जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ स्पिन ओनली होता है, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का रूट। बट CFT क्या कहता है, CFT कहता है कि 3D के केस में भी L का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। 3D के केस में भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन वो कब रहेगा, जब आपका T2G की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, यानी कि T2G का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, T2G1 हो, T2G2 हो, T2G4 हो या फिर T2G5 हो। 3 और 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस। तो 1245 से याद रखो, जहाँ पे T2G 1245 है उस केस में आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इन केस ऑफ लेंथेनाइड ऑल्सो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ये हमें पता ही है कि लेंथेनाइड में हमेशा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, वहाँ पे स्पिन ओनली नहीं होता, तो वहाँ पे स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों तरह से होगा, और वो हम फाइंड आउट कर अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसको फाइंड आउट करने का, जहाँ पे म्यू इज इक्वल टू GJ इंटू जे प्लस क्या था वो J+1 का रूट। ठीक है, तो उसके साथ हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया था, क्या था, म्यू इज इक्वल टू GJ इंटू रूट ऑफ J इंटू J+1, और स्पिन ओनली क्या है, n इंटू n+2 का रूट। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे कि म्यू स्पिन ओनली कब होगा, स्पिन ओनली सिर्फ अकॉर्डिंग टू VBT है, और ये सिर्फ किसके केस में है, 3D के केस में, ओनली इन 3D केस। ये पोस्टुलेट में आपको मिलेगी, कंसीडर द स्टेटमेंट, जब हम DPP डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जब हम D0 से D3, तो एक मोटा मोटा देख लेते हैं कि किस तरह के किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह की ज्योमेट्री प्रेफरेबल होगी। और ये जो है ये हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर D0 से D3 है, अभी किया था कि 3 D0 से D3 है, तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि अंदर वाला D खाली है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जैसे D1 है, D2 है, D3 है, तो हमेशा क्या बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। D4 अगर हो गया तो D4 में केस आ जाएगा आपके पास कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके पास Mn वाटर 6 3 पॉजिटिव, तो Mn यहाँ पे +3 में है, अगर Mn +3 में है तो 3D 5 4s2, 2 वहाँ से चला गया, एक D में से चला गया, तो आपके पास कितना बच गया, D के में 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा, और उसके इस केस में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो स्पिन ओनली वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि Mn 3D से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, 2.8। और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, इनर्ट एंड कोवलेंट। ठीक है, उसके बाद अगर D4 में ही अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, वो आउटर D को यूज़ करेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। तो उस केस में आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी इंक्रीज, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो गया, 4.8। और इस केस में आपका क्या है कि बाहर वाला D यूज़ हो रहा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लेबाइल होंगे और आयनिक इन नेचर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू न्यूमरस कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक तरह से हम लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को अगर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो कैसा होगा कि मेटल इन +2, याद रखना है मेटल आपके +2 में है, 3D सीरीज़ है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। क्या है, मेटल +2 में है, 3D सीरीज़ है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। सेम इसी तरह का एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, इरविंग विलियम सीरीज़, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी क्या था, मेटल +2 में थी, 3D था और ऑक्टाहेड्रल था, और वहाँ पे क्या था, इरविंग विलियम फीको निकुंजन से हमने याद किया था। Mn को वैसे याद रखो आप। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कॉपर +2 के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन ओरिजिनेट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप लास्ट वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं, वो आप वहाँ पर आपको मिलेगा। सेम ये भी इसी तरह से है, मेटल आपके +2 में है, 3D है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पे अरेंज किया है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है आपका NO पॉजिटिव, उसके बाद CO, देन साइनाइड, साइनाइड के बाद अमोनिया, फिर वाटर, और उसके बाद हो जाएंगे हैलाइड, दैट इज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो ये एक छोटा सा हमने क्या किया, सीरीज बना ली कि ये जो लीगेंड है ये मेरी लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है, कि कौन से लीगेंड मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह बिहेव करेंगे और कौन से लीगेंड मेरे वीक फील्ड लीगेंड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा।
ठीक है। तो CFT जो है, CFT दोनों तरह का डाटा देता है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक, लेकिन जो आपका VBT है वो सिर्फ मैग्नेटिक डाटा देता है। और ये जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको DPP में मिलेगा, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि CFT कौन कौन से डाटा के साथ डील करता है। तो CFT दोनों डाटा देता है, इलेक्ट्रिकल डाटा भी देगा और मैग्नेटिक डाटा भी देगा, लेकिन जो VBT है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ आपके मैग्नेटिक डाटा को ही कंसिडर करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेटल इन +3। अब एक अलग केस आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर आपका मेटल +3 में चला जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, सो CFT गिव स्पेक्ट्रल डाटा प्रोवाइड लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, पाई एक्सेप्टर के बाद क्या हो जाएंगे? सिग्मा डोनर, और सिग्मा डोनर के बाद आएगा आपका पुअर सिग्मा डोनर एंड गुड पाई डोनर, यानी कि आपके हैलाइड्स। ठीक है। और ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा DPP में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे आपके पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर में क्या? NO पॉजिटिव हो गया, CO हो गया, साइनाइड हो गया, SCN हो गया, NCS हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, R3P हो गया, R2S हो गया, ठीक है, R3AS हो गया। तो ये क्या है? ये सारे के सारे आपके पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। और सिग्मा डोनर कौन होगा? जहाँ पे आपका एक लोन पेयर होगा। ठीक है। पाई डोनर कौन सा होगा? जहाँ पे अगर आपके 2 लोन पेयर है तो वो क्या हो जाएंगे? गुड सिग्मा डोनर, वीक पाई डोनर। लेकिन अगर आपके पास क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा लोन पेयर हैं तो वो पुअर सिग्मा डोनर और गुड पाई डोनर है। ठीक है। तो आप इस तरह से उनको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा NO पॉजिटिव, देन CO, फिर साइनाइड, फिर अमोनिया, उसके बाद वाटर के बाद अगर आप देखें तो मैंने वाटर पे एक छोटी सी लाइन बनाई हुई है। वाटर पे लाइन इसलिए बनाई है कि अगर मेरा कोबाल्ट +3 है, ठीक है, अगर मेरा कोबाल्ट +3 है तो उस केस में जो मेरा वाटर है वो किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ये याद रखनी है आपने लाइन कि वाटर तक Mn+3 है, मान लिया Fe+3 है, तो क्या होगा कि वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगी। ऑक्सलेट हो गया, वो भी वीक फील्ड लिगेंड की तरह आपका बिहेव करेगा। ये याद रखना आपने। कहाँ तक? वहाँ तक जहाँ पे आपका Mn है और Fe है। कैसे याद रख सकते हैं? शक्ति विकर्मन फी को, मन कर मन फी। अगर आपका ये है Mn आपका मैंगनीज है और Fe है आयरन है, और अगर वो आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वाटर तक जो होगा, वाटर और ऑक्सलेट, वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, Fe से आगे बढ़ेंगे, फी को और नी में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, वहाँ पे आपका जो वीक फील्ड लिगेंड है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएंगी Z इफेक्टिव के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है। सो कोबाल्ट +3 में वाटर जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और निकल अगर है आपका तो वहाँ पे फ्लोराइड जो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो वीक फील्ड लिगेंड भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। क्या है? 4 लिगेंड है हमारे पास, 4 सेंट्रल मेटल एटम है, Mn, Fe, CO, निकल। Mn और Fe में अगर +3 है तो वाटर वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ऑक्सलेट भी वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। लेकिन Fe के बाद क्या आएगा? कोबाल्ट और निकल। उस केस में क्या होगा कि आपके जो वीक फील्ड लिगेंड है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जो आपका वाटर है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। जो आपका फ्लोराइड है, निकल के केस में बोल रही हूँ मैं, निकल के केस में, निकल में +3 में आपका जो फ्लोराइड है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और अगर आपकी मेटल +4 में है, यानी कि मेटल पे +4 चार्ज आ गया, तो उस केस में जितने भी लिगेंड होंगे आपके पास, चाहे वो वीकेस्ट से भी वीकेस्ट लिगेंड क्यों ना हो, वो वीकेस्ट लिगेंड भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और उस केस में हमेशा आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे। सो मेटल R+4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि जितने भी लिगेंड होंगे वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपके पास है NiF6 नेगेटिव, तो निकल +4 है, तो फ्लोराइड वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर मेटल +4 में है तो किस तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड N-1D को यूज़ करेगा, कोवेलेंट नेचर के कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो आपके इनर्ट होंगे। ठीक है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेंगे। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है यानी कि पेयरिंग हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनेंगे आपके पास डाया मैग्नेटिक। तो यानी कि अगर हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अलोंग द पेड़ की अगर हम बात कर रहे हैं, मूवमेंट इन 3D सीरीज, वीक फील्ड लिगेंड किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे निकल के केस में जो एक फ्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेवियर ना करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है।
उसके बाद आपके पास केस आ जाता है दैट इज़ D5 का। D5 में क्या है आपके पास, D5 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अंदर वाली शेल को यूज़ करेगा D2sp3, और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो वो बाहर वाली शेल को यूज़ करेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। D6 में भी यही होगा। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बन सकता है, जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्पिन इक्विलिब्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 आपका, तो वहाँ पे आपका स्पिन इक्विलिब्रिया कैसे अराइज होगा। स्पिन इक्विलिब्रिया आपका ओरिजिनेट होगा D6 में। ठीक है, और स्पिन इक्विलिब्रिया क्या है, जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है FeCN5 4 नेगेटिव, तो 6 में से 4 क्या है 2, यानी कि Fe जो है वो +2 में है, और वहाँ पे क्या है Fe वाटर 6 +2, तो वहाँ पे भी वाटर आपका जो Fe है वो दोनों +2 में है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जो है आपका Fe वो +2 में है। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपके पास क्या बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। Fe वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर लो स्पिन है तो कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक, और वहाँ पे क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। बट अगर मैं इस तरह का कॉम्प्लेक्स लूँ, जैसे आपके पास है FeCN4 वाटर 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज़्यादा है, वीक फील्ड लिगेंड कम है, तो ये क्या करेगा, जो ज़्यादा है उसी की प्रीडोमिनेंसी रहेगी, यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर सेकंड कॉम्प्लेक्स देखें जहाँ पे आपका क्या है Fe वाटर 4 CN2, तो यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसी का प्रीडोमिनेंस रहेगा, तो उस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा वीक फील्ड का। लेकिन अगर आपके पास क्या है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे है FeCN3 वाटर भी 3 और 3 नेगेटिव, यानी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो भी 3 है, जो आपकी वीक फील्ड लिगेंड है वो भी 3 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स किसकी तरह बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपके पास दोनों ही लिगेंड इक्वल अमाउंट में है। आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी उतना ही है और वीक फील्ड लिगेंड भी उतना ही है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो कंडीशंस हो जाते हैं वो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। क्या होगा, स्पिन इक्विलिब्रिया में जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो याद रखना है, लो टेम्परेचर लो स्पिन, हाई टेम्परेचर हाई स्पिन, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को लो करोगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई स्पिन हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा आपके पास, और पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बढ़ जाएंगे। सो स्पिन इक्विलिब्रिया क्या है, आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडीशन है, लो टेम्परेचर लो स्पिन, हाई टेम्परेचर हाई स्पिन। ठीक है, नाउ सो इन स्पिन इक्विलिब्रिया हाइब्रिडाइजेशन चेंज ज्योमेट्री ऑलमोस्ट सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट में मिलेगी आपको कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब आपका स्पिन इक्विलिब्रिया होता है उस टाइम पे आपका किस चीज़ में चेंज आता है और क्या चीज़ आपकी सेम रहती है। देखिए, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, D2sp3 और उसमें sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। बट अगर आप ज्योमेट्री देखें तो ऑलमोस्ट क्या है, वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, वहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि ज्योमेट्री आपकी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट वर्ड यूज़ कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है, तो ज्योमेट्री आपके ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है D2sp3 और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में बन गया आपके पास sp3d2। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्पिन इक्विलिब्रिया टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और ये जो स्पिन इक्विलिब्रिया होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, बट आपका जो ज्योमेट्री है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं D7 सिस्टम की। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा केस लेके आएगा, बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी, दैट इज़ केस ऑफ ट्रांसफेरेंस। क्या कहता है कि अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपके पास अंदर वाली D को यूज़ करेगा एंड D2sp3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो एरो अगर आपको समझ आए तो सेकंड वाले एरो में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जब मैं बात कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मेरा जंप करके बाहर वाली ND में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केस ऑफ ट्रांसफेरेंस हो रहा है। जो आपका n-1d है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका ND में चला गया। तो जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है CuNO2 4 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट +2 है, D7 है, और आपका है NiF6 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या है, निकल +3 में है और D7 है।
तो +3 में हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन्स पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचता है और ये एक इलेक्ट्रॉन ना S में जाता ना P में जाता, ये क्या करता है बाहर वाले D में चला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन तो आपके पास यही रहेगा D2sp3 क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो इस तरह के केस को हम बोलते हैं केस ऑफ ट्रांसफेरेंस, जहाँ पे आपका n-1 d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। हायर एनर्जी ऑर्बिटल मीन्स जो उसकी कंपेरेबल एनर्जी है, यानी कि डी का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एस में जा सकता है, पी में जा सकता है, बट वो एस और पी में ना जाके बाहर वाली डी में चला जाता है। तो इस केस को हम बोलते हैं केस ऑफ ट्रांसफेरेंस। और ये किस में होगा, ये होगा D7 कॉन्फ़िगरेशन में, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, याद रखना आपने। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पे है कॉपर NH342 पॉजिटिव, कॉपर +2 में है D9 है, तो ये क्या है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं DsP2। क्या है यहाँ पे भी केस ऑफ ट्रांसफेरेंस अगर देखा जाए तो अंदर वाला D आउटर वाली D में चला जाएगा और एक D अंदर से खाली हो जाएगी, तो जो लिगेंड है वो इनर वाली D में इलेक्ट्रॉन डाल देगा n-1d, और यहाँ पे आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा DsP2 या sp2d। और यहाँ पे बट अगर ESR के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ESR क्या कहता है, ESR सेड दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द 3d ऑर्बिटल, कि ये 3d का इलेक्ट्रॉन है ना कि 4d का। तो उस केस में क्या है कि VBT इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि ये अंदर वाली D को क्यों यूज़ कर रहा है, बाहर वाले D में इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, और यही क्या है दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ VBT थ्योरी, और यही कारण था कि आपका VBT यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना आपने कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। कॉपर टेट्रामीन वाला CuNH342 पॉजिटिव D9 है, तो यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्री बन जाएगी, आपके पास कैसे स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, आपके पास DsP2 स्क्वायर प्लेनर में D कौन सा यूज़ होगा, dx² - y²। ठीक है, सो केस ऑफ ट्रांसफेरेंस आपका D7 ऑक्टाहेड्रल में होगा, और वहाँ पे आपके पास किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को प्रेफरेंस करेगा। ठीक है, सो क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो n-1 से Nd में चला जाएगा या फिर n+1d में चला जाएगा। ठीक है, तो उस केस में D7 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, केस ऑफ ट्रांसफरेंस विल टेक्स प्लेस। बट अगर हम D8 की बात करें, D8 में आपका केस ऑफ ट्रांसफरेंस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है, हायर एनर्जी कॉस्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर इतना एनर्जी हम नहीं लगा सकते, दैट इज़ वाई D8, D9, D10 में आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को ही प्रेफरेंस दी जाती है। D8 में आपका केस ऑफ ट्रांसफरेंस विल नॉट टेक्स प्लेस। सो एक बार समर अप कर लेते हैं, क्या है D8, D9, D10 हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल। D1, D2, D3 में हमेशा क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल। D4, D5, D6, D7 ये क्या हो जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करेगा। D6 में क्या आ जाएगा, स्पिन इक्विलिब्रिया, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, लो टेम्परेचर लो स्पिन, हाई टेम्परेचर हाई स्पिन। D7 में केस ऑफ ट्रांसफेरेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जिसमें आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनर्ट होंगे, और आपका किस नेचर का होगा, D8, D9, D10 में हमेशा D8, D9, D10 में हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, जो इनर्ट वो कैसे होंगे, आयनिक होंगे और लेबाइल होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिस्टम आता है कन्वर्टेड डी सिस्टम। कन्वर्टेड डी सिस्टम में क्या है, आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल है Fe वाटर 5NO और सल्फेट। तो सल्फेट अगर यहाँ से जाएगा तो कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा +2 चार्ज, तो यहाँ पे Fe किस में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, ब्राउन रिंग टेस्ट में ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफेरेंस का जो कन्वर्टेड डी सिस्टम का मतलब क्या है, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके वो DPP में, फर्स्ट DPP में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ये पूछा था कि यहाँ Fe के इस कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए Fe+1 में है, Fe+1 में क्या है, मतलब 3d6 है, और क्या है 4s1 है। ठीक है, तो 4s2, तो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आपके पास क्या बच गया, 4s1। तो 4s1 में क्या होगा कि जो s का इलेक्ट्रॉन है अब वो किस में आ जाएगा, D में आ जाएगा, और s मेरा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेड हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, D हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 3, और s जो होगा अब कौन सी ऑर्बिटल को वो यूज़ करेगा, जो मेरे पास बच गए हैं, दैट इज़ sp3d2। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 3, और यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3.9। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कन्वर्टेड डी सिस्टम। उसके बाद है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो अब ये बहुत ज़्यादा आसान है याद करना। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट की 1.73। ठीक है,
2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.8। यानी कि आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री कोरस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास ज्योमेट्री थी sp3 और sd3 और dsp2 या sp2d। sp3 हमें पता है टेट्राहेड्रल बनेगा, p कौन सा यूज होगा, px py pz। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं NiCl4 2 नेगेटिव निकल +2 में है और D8 सिस्टम है, तो क्या करेगा, बाहर वाली को यूज़ करेगा sp3d, क्योंकि क्लोरीन क्या है, आप इसको वैसे भी बता सकते हैं, क्लोरीन क्या है, लार्ज एनायनिक लिगेंड है। और जहाँ पे भी लार्ज एनायनिक लिगेंड होंगे तो उस केस में मेरे पास हमेशा क्या बनेगा, मेरे पास हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अगर हम sd3 की बात करें, d कौन सा होगा, dx/dy dy और dzx। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे इसमें एग्जांपल हमारे पास आता है कि MnO4 नेगेटिव, तो MnO4 नेगेटिव में क्या है हमारे पास, Mn+7 में है, +7 में है D0। जहाँ पे हमने पढ़ा था D0 D5 D10 होगा, वहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास dsp2 डी स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर में हो जाएगा dx² - y²। एग्जाम्पल है NiCN4 2 नेगेटिव निकल +2 में है, D8 है। ठीक है, तो D8 है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टोटल, निकल पे है 8 और 8 ही इलेक्ट्रॉन उसको देगा साइनाइड, तो 8 और 8 कितने होंगे, 16। तो हमेशा याद रखना है 16 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, जहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स में 16 इलेक्ट्रॉन है और 4 लिगेंड है, तो हमेशा वहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स पे क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है और 4 लिगेंड है, तो हमेशा टेट्राहेड्रल बनेगा। याद रखना है, ये चीज़ ऑर्गेनोमेटली में डिस्कस की जाती है। क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन है आपके कॉम्प्लेक्स में और 4 लिगेंड है, तो 16 में हमेशा स्क्वायर प्लेनर, 16 स्क्वायर प्लेनर, और अगर 18 है तो हमेशा क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन होना चाहिए, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो सकता है, D0 D5 D10 होना चाहिए। और जैसे आपका Fe है, Fe में Br4 है, लार्ज एनायनिक लिगेंड है, 4 है, तो हमेशा टेट्राहेड्रल को ही प्रेफरेंस करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये आपके एग्जांपल है जहाँ पे D0 D10 है, D0 D10 D5 हमेशा टेट्राहेड्रल बनेगा। उसके बाद हमारे पास आता है D7 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, बाहर वाले को यूज़ करेगा, sp3 बन जाएगा। जैसे आपके पास COCl4 2 नेगेटिव है, कोबाल्ट +2 में है। ठीक है, जिसे प्रेडिक्शन अबाउट 4 अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखें तो उस टाइम पे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ अगर देखें तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ भी वही ऑर्डर को फॉलो करेगी जो वो आपका ऑक्टाहेड्रल में फॉलो कर रहा था, कि कार्बोनिल, फिर साइनाइड, फिर अमोनिया, फिर वाटर और उसके बाद हैलाइड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जब हम 3D से 4D से 5D जाते हैं तो हमेशा क्या बनेंगे, 4D और 5D के केस में हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और 3D के केस में हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे जो आयनिक होंगे, और 4D और 5D के केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे जो आपके कोवलेंट नेचर होंगे और इनर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी हमेशा स्क्वायर प्लेनर अगर हम 4 लिगेंड की बात कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी सेम लिगेंड की। जैसे आपके पास क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास जैसे आपके पास है D6, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D8 सिस्टम लूँ, D8 सिस्टम में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 बाहर वाला यूज़ करेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा और अंदर वाली यूज़ करेगा, दैट इज़ dsp2। ठीक है, अब यहाँ पे स्पिन इक्विलिब्रिया देखिए, स्पिन इक्विलिब्रिया इन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जनरली अकर इन D8 सिस्टम। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्पिन इक्विलिब्रिया कहाँ पे आ रहा है, D8 में आ रहा है। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्पिन इक्विलिब्रिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लो स्पिन हो, लो टेम्परेचर लो स्पिन, हाई टेम्परेचर हाई स्पिन, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास आएगा वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर Cl2 PPS3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और जो Cl2 वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों ही आपके इक्वल अगर मैं लूँ तो लो टेम्परेचर पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज dsp2, हाई टेम्परेचर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके डायमैग्नेटिक हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ आप याद रख सकते हैं वो क्या है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का डिफरेंस है, 2 का। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल का आप याद कर लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल में स्पिन इक्विलिब्रिया आता है D6 में, और जो आपका केस ऑफ ट्रांसफेरेंस आता है वो आता है D7 में। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, आप उसमें 2 ऐड कर दीजिए,
2 आप किस तरह से ऐड करेंगे कि 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, यानी कि टेट्राहेड्रल में स्पिन इक्विलिब्रिया किस में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन D8 में, और केस ऑफ ट्रांसफरेंस कितना किस में आ रहा है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, केस ऑफ ट्रांसफरेंस आपका आ रहा है D9 में। देखिए याद करने का तरीका है, ऑक्टाहेड्रल को हमने कैसे याद किया कि ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफरेंस है जी, 2 का डिफरेंस है। तो ऑक्टाहेड्रल को याद करो कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही आता है आपका स्पिन इक्विलिब्रिया, और 7 में आ जाता है केस ऑफ ट्रांसफरेंस। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल में स्पिन इक्विलिब्रिया आ जाएगा आपका D8 में, और जो आपका 2 ऐड कर देने हैं, 6 और 2 8, और केस ऑफ ट्रांसफरेंस आएगा 7 + 2 दैट इज़ 9, यानी कि आपका D9 में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जब स्पिन इक्विलिब्रिया होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे टेट्राहेड्रल में, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी क्योंकि एक में क्या होगा टेट्राहेड्रल, दूसरा स्क्वायर प्लेनर, तो ज्योमेट्री चेंज हो गया। हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज है क्योंकि वहाँ पे sp3 है, उसके अंदर dsp2 है। और मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होगा क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चेंज आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके चेंज हो जाएंगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं प्लेटिनम +2 लूँ तो प्लेटिनम +2 5d है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेंगे। और D9 के केस में आ जाएगा आपका केस ऑफ ट्रांसफरेंस, जो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है कि कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो D9 के केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका D9 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2d। ठीक है, केस ऑफ ट्रांसफरेंस में हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके पास बनते हैं, और आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है CuCl4 2 नेगेटिव, तो और दूसरा है CuNH3 4 2 पॉजिटिव, तो कॉपर +2 में है, तो वहाँ पे आपके पास क्या है कि जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और जो अमोनिया है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन D10 अगर आपको पता ही है। ठीक है, D10 में हमेशा क्या बन जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमेशा टेट्राहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री बनेगी। कन्वर्टेड D सिस्टम, ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछ लेते हैं। सपोज आपके पास है DnS1, तो क्या हो जाएगा, S के इलेक्ट्रॉन N में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा Dn+1 और S में 0। अगर आपके पास है DnS2 तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, D में, तो आपके पास क्या हो जाएगा Dn+2 और S में क्या हो जाएगा 0। जैसे आपके कॉम्प्लेक्स आपके पास निकल टेट्राकार्बन है, तो निकल 0 है, निकल 0 मतलब 3d8 4s2, तो S क्या हो जाएगा 8 + 2 हो जाएंगे, यानी कि D10 हो जाएगा। S के दोनों इलेक्ट्रॉन D में चले जाएंगे, और D10 होते ही आपके पास ज्योमेट्री कैसे बन जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 कैसे, निकल पे कितने हो गया 10 और 8 इसको दे रहा है कार्बोनिल, तो 10 और 8 18, और जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो, 4 लिगेंड हो, तो हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ड्रॉबैक्स के बारे में। सो पहला ड्रॉबैक क्या है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नहीं बता पा रहा कि किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनर ऑर्बिटल बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल बनेंगे, अच्छी तरह से ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि किस केस में आपकी स्क्वायर प्लेनर बनेगी, किस केस में टेट्राहेड्रल बनेगी, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो इसका केस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हाइवियर कंजेनर्स हमेशा स्क्वायर प्लेनर यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। कलर स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्पिन इक्विलिब्रिया टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। जोन टेलर डिस्टोर्शन कॉपर +2 में होता है, ये एक्सप्लेन नहीं किया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये आपका इनर्ट वाले बाइल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे कॉपर +2 स्टेबल है लेकिन Ag+2 स्टेबल नहीं है, जबकि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं किया। D7 के केस में आपका क्या हो जाता है, केस ऑफ ट्रांसफरेंस हो जाता है, जहाँ पे हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि केस ऑफ ट्रांसफरेंस क्यों होता है। और अगर आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट हमने DPP नंबर 1 में किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि D7 केस में कि आपका D7 आर प्रोन टू ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर या प्रोन टू ऑक्सीडेशन। अगर आपको
याद हो तो वो प्रोन टू ऑक्सीडेशन का मतलब यही है कि जब D7 आता है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन, एक केस ऑफ ट्रांसफेरेंस होता है, तो केस ऑफ ट्रांसफेरेंस में आपका n-1 से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो Nd में चला जाता है, और Nd वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, ठीक है, वो इजीली आपका लूजिंग में चला जाता है। अगर उसको वहाँ से लॉस करना है, लॉस्ट करवाना वहाँ से ईजी हो जाता है, मीन्स प्रोन टू ऑक्सीडेशन, आपकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है ऑक्सीडेशन की, ठीक है। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, बट जैसे कोबाल्ट +2 का जो कॉम्प्लेक्स है वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, लेकिन निकल +3 की बात करें तो वो ऑक्सीडाइजेबल नहीं है, विच आर नॉट ऑक्सीडाइजेबल, सो कुड नॉट एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ फेनोमेना ऑल्सो, एंड डज नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म कॉरस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के टाइम पे किस तरह से बॉन्डिंग होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, यानी कि बहुत सारी कमियाँ थी वीबीटी की, और उन कमियों को रिमूव किया है CFT ने, और CFT हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye, stay home, stay safe, and if you like this video, please like, comment, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more videos and updates. और यहाँ तक कि DPP हम डिस्कस कर चुके हैं, और इससे नेक्स्ट DPP जो आज वाला हमने पढ़ा है वो DPP हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।